जय हिंद साथियों, आपके लिए खबर निकल कर आ रही है। जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों पहले ही एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि जिसमें कि आपका ये बोला गया था कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अब आपका जितनी भी जो परीक्षा कराई जाएंगी कि उनके जो कार्य होंगे वो सभी अलग अलग एजेंसियां कराएंगी। ठीक है, तो इसी को लेकर के जो है एक नोटिस जो है अभी जारी किया गया है। उसमें कि पूरा डिटेल से बता दिया गया है कि आपका अब जितनी भी जो भर्तियाँ होंगी उसमें जो है किस तरीके से एजेंसियाँ वर्क करेंगी। और आपके लिए एक और खबर ये है कि अब आपकी जितनी भी भर्तियां आएंगी तो उनमें जो है प्री और मेंस एग्ज़ाम होंगे। तो पूरा स्पष्ट तौर पर मैं आपको इसमें पूरा वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने अभी कुछ टाइम पहले देखा होगा कि जो है अभी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिल रही थी, चाहे वो भर्ती बोर्ड के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके रिजल्ट के अपडेट के रिगार्डिंग हो। मतलब कुछ ना कुछ आपको नया देखने को ही मिल रहा था कि अब जो है कि जितना जल्दी हो सके जितनी भी आपकी भर्ती बची हुई है, जो आपका रोज़गार का मुद्दे पर जो सवाल उठाए जाते हैं वो अब आगे इस मुद्दे पर कोई भी सवाल ना उठे, तो ऐसा योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले दिनों में अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग की थी जिसमें कि सभी आयोग के अध्यक्षों को बुला करके उनके साथ में एक मीटिंग करी थी। तो इसी चीज़ को लेकर के अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक मीटिंग करी। अभी जैसे कुछ दिनों पहले आपका ये यूपी प्लस कांस्टेबल का एग्ज़ाम एक आपका कैंसिल हुआ था लीक होने की वजह से, और आपका मैं बताऊँ आर ओ का कैंसिल हो गया लीक होने की वजह से। तो इसी को लेकर के इसी चीज़ को रोकने के लिए एक जो है योगी आदित्यनाथ जी ने एक मीटिंग करी जिसमें कि एक पूरा तरीके से इन्होंने ब्यौरा तैयार किया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर जैसे इसे उन्होंने दे रखा है। विषय है प्रदेश में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में। ठीक है, अब जैसे आप नीचे पॉइंट देख सकते हैं, परीक्षा केंद्रों का चयन। देखिए परीक्षा केंद्रों का चयन किस आधार पर यहाँ पर किया जाएगा इन्होंने बताया। देखिए परीक्षा केंद्रों का जो चुनाव है यहाँ पर केवल 2 श्रेणियों में ही किया जाएगा। कौन कौन सी है? पहली श्रेणी इसमें दे रखी है, श्रेणी ए ऐसी श्रेणी होगी जिसमें सुविधा वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय होंगे, राजकीय डिग्री कॉलेज होंगे, और यहाँ पर जो होंगे आपके केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो ये श्रेणी ए के अंदर आते हैं जितने भी आपके चाहे वो राज्य के हों, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस या फिर सेंटर के होंगे। अगला श्रेणी बी में कौन कौन से आते हैं? श्रेणी बी में ऐसे आपके स्कूल या कॉलेजेस आएंगे जिनका जो पूर्व में संदिग्ध व विवादित या काली सूची में ना हो। मतलब कि जिनका जो पिछला जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और जो कि ब्लैक लिस्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी 2 श्रेणी में सेंटर्स आपके बनाए जाएंगे। इस 2 श्रेणी को लेकर आधार पर ही आपके अब एग्ज़ाम सेंटर बनाएंगे। जितनी भी आपकी आगे भर्तियाँ आएंगी या यूपी प्लस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम होगा इसी आधार पर आपका करा जाएगा आगे। और इसमें क्या बोला गया है? अब देखिए इसमें बोला है कि परीक्षा केंद्रों का चयन किस आधार पर किया जाएगा। ये तो था आपका जो सेंटर्स हैं, जो आपके स्कूल वो कॉलेजेस का जो चयन किया जाएगा वो इस आधार पर होगा। 2 एजेंसी जो आपका श्रेणी दी गई है। अब जो आपके सेंटर्स होंगे वो कहाँ कहाँ किस आधार पर होने चाहिए? पहला पॉइंट है कि परीक्षा केंद्र उपयुक्त श्रेणी और बी के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोषागार से दूरी 10 किलोमीटर परिधि में होना चाहिए। मतलब कि जो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर हो वो 10 किलोमीटर की रेडियस में हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या फिर आपका जहां पर आपकी सामग्री जो परीक्षा की सामग्री रखी गई है उसके 10 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। और इसमें आगे बोला गया है कि कक्षा निरीक्षण एवं संस्थान अध्यापकों की क्रमिकों की संख्या, इस तरीके से ये चीज़ आपकी दे रखी है। मतलब जो आपके लिए मेन पॉइंट जो है वो यही है, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर की जो यहाँ पर लिए जाएंगे इनका जो है परीक्षण किया जाएगा वो इस आधार पर किया जाएगा कि श्रेणी ए श्रेणी बी के अंतर्गत आने चाहिए और आपका जो सेंटर है एग्ज़ाम सेंटर है वो 10 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। और आगे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 आपका यहाँ पर देखिए, इसमें बोला गया है कि परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ पृथक पृथक एजेंसी का चयन कार्य। मतलब यहाँ पर आपके लिए अब जो है हर एक कार्य के लिए अलग अलग एजेंसी का यहाँ पर चयन होगा। जैसे यहाँ पर 4 एजेंसी होंगी। एजेंसी ए का काम होगा प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना व
समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना। मतलब जो आपकी पहली एजेंसी होगी इसका काम होगा पेपर सेट तैयार करना, उस पेपर सेट की प्रिंटिंग कराना और उस पेपर सेट को कहाँ पर जो कोषागार है जहाँ पर आपकी जो पेपर सेट रखे जाएंगे वहाँ तक उसको अच्छे तरीके से वहाँ पर पहुँचाना होगा। अब एजेंसी बी, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा परीक्षा को संपन्न कराना, जिसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था एवं परीक्षा के उपरांत ओएमआर शीट को आयोग या बोर्ड तक पहुंचाना। जो एजेंसी बी का काम होगा वो ये होगा कि आपकी जहां पर जो सामग्री रखी होगी उस कोषागार से लेकर के सभी परीक्षा सेंटर्स पर वहां पर पहुंचाना होगा, और आपका जो परीक्षा यहां पर जब समाप्त होगी उसके उपरांत वहां से परीक्षा सेंटर से जो ओएमआर शीट है उसको क्या करना होगा? भर्ती बोर्ड या फिर आयोग तक यहाँ पर पहुँचाना होगा। ये एजेंसी बी का काम होगा। अब तीसरा पॉइंट दे रखा है जो एजेंसी सी का काम होगा, इसमें क्या होगा? परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, जिसमें सिक्योरिटी, फ्री स्कैनिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि सम्मिलित होंगे। जो तीसरी एजेंसी जो बनाई जाएगी उसका काम क्या होगा? उसका काम ये होगा आपकी जो बायोमेट्रिक कराना हो गया, सिक्योरिटी का काम हो गया, फ्री स्कैनिंग का काम हो गया। मतलब ये जो सिक्योरिटी पर्पज़ के जितने भी सारे काम होंगे ये आपकी कौन करेगी? एजेंसी सी करेगी। बात करता हूँ एजेंसी डी, मतलब जो चौथी एजेंसी होगी इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था या बोर्ड आयोग को उपलब्ध कराना होगा। देखिए इसका काम क्या होगा कि जो आपकी ओएमआर शीट जो आपकी भर्ती बोर्ड या फिर चयन आयोग में जो पहुँचेंगी तो इसमें जो आपका जो कॉपियों की जो ओएमआर शीट की जो स्कैनिंग की जाएगी वो भर्ती बोर्ड के अंदर ही करी जाएगी और वहाँ पर करने के बाद उसको भर्ती बोर्ड को ही सौंपना होगा। ये एजेंसी डी का काम होगा। तो इस तरीके से ये 4 एजेंसी बनाई होंगी, इनका अलग अलग ये इस तरीके से काम हो रहेगा। ठीक है, आगे इन्होंने और बोला है कि जो आपके प्रश्न पत्र जो तैयार किए जाएंगे उनकी तैयारी कैसे होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें बोला गया है प्रश्न पत्र का बनाने में यह ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रश्न सेटों का उपलब्ध रहे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। मतलब कि आपके जो भी प्रश्न पत्र तैयार किए जाएं उनके कम से कम 2 या 2 से अधिक सेट वहाँ पर बनाए जाएं। अगला पॉइंट दे रखा है प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा। देखिए अभी ऊपर आपने देखा कि जहाँ पर 4 एजेंसी बनाई गई थी, जो एजेंसी ए थी उसका काम था कि आपका पेपर सेट तैयार करना, प्रिंटिंग करना, लेकिन इन्होंने ये बोला है यहाँ पर कि जो आपका पेपर सेट जो बनाए जाएंगे उसके लिए भी अलग अलग एजेंसी तैयार की जाएंगी। मतलब हर एक सेट जो बनाएगी वो अलग अलग एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा, इसके लिए भी अलग अलग एजेंसी तैयार की जाएगी। ये नहीं कि एक ही एजेंसी जो है आपके 2-3 सेट तैयार करेगी। ठीक है, और इसमें आगे बोला गया है कौन सा प्रश्न पत्र आयोग में उपयोग होगा उसका परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटे पूर्व ही तय किया जाएगा। मतलब कि जो आपका कौन सा पेपर आपको दिया जाएगा इसका जो निर्धारण किया जाएगा ये आपके परीक्षा शुरू होने से 5 घंटे पहले ही शुरू किया यहाँ पर क्लियर किया जाएगा कि आपको कौन सा जो है पेपर वहाँ पर आपको देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बोला गया है प्रत्येक सेट में मल्टी सीरीज न्यूनतम 8 के प्रश्न पत्र तैयार किए जाएं तथा प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर हों जिसमें नकल की संभावना ना हो। मतलब कि यहाँ पर आपके जो पेपर जो बनाए जाएं उसमें लगभग 8 सीरीज के सेट उसमें बनाए जाएं। और इसमें आगे बोला गया है प्रत्येक सीरीज में प्रश्नों के विकल्प भी जम्बल्ड अलग अलग क्रम में होने चाहिए। मतलब कि आपके जो क्वेश्चन और जो आप उसके जो आपके यहाँ पर आप विकल्प जो दे रखे हैं वो भी आपके आगे पीछे होने चाहिए। मतलब कि जैसे आपका सेट में क्वेश्चन जो यहाँ पर ए पहला है तो उसका पीछे होना चाहिए, और उसके जो एमसीक्यू में जो आपके विकल्प दे रखे हैं वो भी अलग अलग होने चाहिए, ऐसा ना हो कि सेम ही उसमें दे रखे हों। और इन्होंने क्या बात कही है, और इन्होंने यहाँ पर बोला है मेन जो पॉइंट है यहाँ पर कि 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी हेतु 2 टायर या 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किया जाए। मतलब कि यहाँ पर कि आपकी जैसे मान लीजिए कोई भी भर्ती आती है उसमें कोई फॉर्म आपके अगर 4 लाख से अधिक भरे जाते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वहाँ पर 2 पालियों से जो है आपका परीक्षा कराई जाए। इसमें कम संख्या पर भी 2 टायर की परीक्षा कराई जाती है। मतलब अगर मान लीजिए 4 लाख से कम भी अगर अभ्यर्थी है
तो वहाँ पर भी 2 पालियों में आपके पेपर कराए जा सकते हैं, मतलब 2 टायर में एग्ज़ाम आपके वहाँ पर भी हो सकते हैं। और बोला है एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हो, इससे अधिक अभ्यर्थी होने पर कोई पालियों में परीक्षा कराई जाए। मतलब इस यथासंभव हो कि अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी हो, अगर इससे अधिक जो अभ्यर्थी हैं तो वहाँ पर क्या हो, इससे अधिक भी जो है एक से अधिक में पालियों में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए मेन चीज़ है कि अब जैसे आपकी कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो यूपीएसआई की मैं बात करूं, चाहे मैं आपकी लेखपाल भर्ती की बात करूं, चाहे मैं आपकी जेल वार्डन की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी फायरमैन की बात करूं, अगर आपकी कोई भी वैकेंसी आती है, अगर उसमें फॉर्म जो है 4 लाख से अधिक आते हैं तो वहाँ पर आपके 2 टायर में पेपर होंगे। एक आपका प्री हुआ करेगा और एक आपका मेंस हुआ करेगा, जैसे कि आपने रेलवे में आप एग्ज़ाम देते हैं। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम आप कंडक्ट कराया जाए करेगा। और अब हर एक के लिए अलग एजेंसी यहाँ पर तैयार की जाएगी जो कि अलग अलग कार्य करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से जो भी सारी चीज़ थी मैंने आपको समझा दी है, आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, गुड बाय, थैंक यू।